हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम साना है। मैं 21 साल की हूँ और लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ। हमारे घर में अब्बू, अम्मी और मेरा छोटा भाई है। अब्बू एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जहाँ हार्डवेयर का सामान बिकता है। अम्मी घर संभालती हैं और कभी कभी पड़ोस की औरतों के लिए सिलाई का काम भी करती हैं। हमारा गुजारा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले साल अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना पड़ेगा और कुछ महंगी दवाइयाँ लेनी होंगी। उस वक्त से अब्बू की चिंता बढ़ गई थी और मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मैंने अभी अभी B.Ed पूरा किया था और टीचर बनने का सपना देखती थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का ख्याल मुझे बहुत सुकून देता था, लेकिन अब्बू कहते थे, बेटी पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन अब शादी का वक्त आ गया है। लड़कियों की ज़िंदगी में पहले इज्जत और घर का ख्याल आता है। अम्मी चुपचाप सुनती रहती और कभी कभी मुझे चुपके से कहती, साना अब्बू की बात मान ले। हम गरीब नहीं हैं, लेकिन अमीर भी नहीं। तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर से दिल में एक बोझ सा लगता। इसी बीच हमारे मोहल्ले में एक नया चेहरा आया। जैन, हमारे पड़ोसी चाचा का बेटा। वह 4 साल पहले कराची चला गया था इंजीनियरिंग पढ़ने और अब वापस आ गया था। लोकल कंपनी में जॉब मिल गई थी। बचपन में हम साथ खेलते थे, लेकिन अब वह बड़ा हो गया था, शांत, जिम्मेदार और हमेशा मुस्कुराता हुआ। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद में बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन का कैंप शुरू हुआ। मैंने वॉलंटियर किया क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार था। जैन भी आया, वह गणित पढ़ाता था। पहला दिन ही हम दोनों की नज़रें मिलीं। साना, तू भी यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। हाँ जैन भाई, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मैंने शर्माते हुए कहा। उसके बाद धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। क्लास के बाद हम किताबों के बारे में चर्चा करते। वह मुझे कहता, साना तुम्हारा सपना बहुत अच्छा है। टीचर बनकर तुम न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे परिवार को आगे ले जाओगी। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई। मैं उसके साथ बात करके बहुत हल्की महसूस करती। घर में अम्मी की दवाइयों का खर्च बढ़ रहा था और अब्बू की दुकान पर भी ग्राहक कम हो गए थे। एक रात मैं ट्यूशन से लौट रही थी तो बारिश शुरू हो गई। जैन ने अपनी बाइक रोकी और कहा, चलो छाता लेकर चलते हैं, अकेले भीग जाओगी। मैंने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उस रात घर पहुंचकर मैंने पहली बार महसूस किया कि उसके साथ बात करने में कितना आराम मिलता है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वह मुझे नोट्स देता, कभी कभी अम्मी के लिए फल लाता। एक दिन अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब्बू दुकान पर थे। मैं घबरा गई। जैन ने फ़ोन पर सुना तो तुरंत आया। उसने अपनी कंपनी के डॉक्टर से बात की और सस्ती दवा का इंतज़ाम कर दिया। साना, चिंता मत करो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे, उसने कहा। उस दिन मैंने उसे पहली बार गौर से देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ में भरोसा भी। दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। मैं सोचने लगी, क्या यह सिर्फ दोस्ती है? लेकिन मैंने खुद को रोका। हम दोनों ही परिवार के जिम्मेदार थे। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक छोटा सा फंक्शन हुआ, बच्चों के लिए प्रोग्राम। जैन और मैं स्टेज पर साथ थे। हमने बच्चों को परफॉर्मेंस करवाई। सब तालियां बजा रहे थे। उस वक्त मैंने देखा कि जैन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे दिल में एक हल्की सी धड़कन हुई। शाम को जब सब घर लौट रहे थे तो उसने धीरे से कहा, साना तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैं सोच रही थी कि उसके बिना दिन अधूरा सा लगता है। अम्मी ने पूछा, क्या सोच रही है बेटी? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस कल का काम। लेकिन असल ज़िंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। मोहल्ले में मेरी चचेरी बहन रुखसाना थी। वह जैन को पसंद करती थी और परिवार में बात भी चल रही थी कि उनकी शादी हो सकती है। रुखसाना ने देखा कि जैन और मैं साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। वह जलने लगी। एक दिन ट्यूशन के बाद जैन ने मुझे कुछ नोट्स दिए थे। हम सिर्फ 5 मिनट बात कर रहे थे। रुखसाना ने दूर से देख लिया।
उसने अपने फ़ोन में पुरानी आवाज़ की रिकॉर्डिंग को एडिट करके एक वॉइस नोट बनाया। उसमें मेरी आवाज़ थी जिसमें मैंने कभी जैन से मजाक में कहा था, तुम्हारे बिना पढ़ाई मुश्किल लगती है, लेकिन उसने उसे ऐसे जोड़ा कि लगता था हम किसी गुप्त मुलाकात की बात कर रहे हैं। फिर उसने फेक स्क्रीनशॉट भी बनाए और मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में अनोनिमसली भेज दिए। अगले दिन पूरे मोहल्ले में अफवाहें फैल गईं। साना जैन के साथ छुप छुप कर मिलती है। लड़की की इज्जत का क्या होगा? अब्बू को किसी ने फ़ोन करके बता दिया। जब मैं घर आई तो अब्बू का चेहरा लाल था। साना, ये क्या है? उन्होंने फ़ोन पर वो मैसेज दिखाया। मैं फट गई। अब्बू, ये झूठ है, हम सिर्फ ट्यूशन के काम में साथ थे। लेकिन अब्बू ने सुना नहीं। बेटी, मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी और तुमने घर की इज्जत पर दाग लगाया। अब कॉलेज जाना बंद, शादी की बात चल रही है, अच्छा घर मिलेगा। अम्मी रो रही थीं। मैंने समझाया, लेकिन अब्बू ने कहा, चुप रहो, जैन का नाम मत लो। उस रात मैं रोते रोते सोई। जैन को मैसेज किया, लेकिन उसने जवाब दिया, साना, अभी मत बात करो, लोग देख रहे हैं। दिल टूट गया। मैंने सोचा, क्या उसकी भी मुझे शक हो गया? 2 दिन बाद अब्बू की दुकान पर भी ग्राहक कम आने लगे। लोग कानाफूसी कर रहे थे। अम्मी की दवा का पैसा भी कम पड़ने लगा। मैं घर में कैद सी हो गई, पढ़ाई छूट गई। दिल में जैन की याद आती तो आंसू आ जाते। एक दिन जैन मोहल्ले में मिला। उसने कहा, साना, मैं जानता हूँ ये सब रुखसाना का काम है। मैंने देखा है वह किस तरह देखती है, लेकिन अब्बू को कैसे समझाऊँ? मैंने कहा, जैन, अब छोड़ दो, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर एक रात अब्बू की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द। डॉक्टर ने कहा एंजाइना का अटैक है, अस्पताल ले जाना पड़ा। बिल बहुत बड़ा था। मैंने जैन को फ़ोन किया, वह आया, लेकिन अब्बू ने देख लिया। तुम यहाँ क्यों? अब्बू ने पूछा। जैन ने सिर झुकाकर कहा, चाचा, साना मेरी दोस्त है, मैं मदद करना चाहता हूँ। लेकिन अब्बू ने गुस्सा किया। बाहर जाओ। जैन चुपचाप चला गया, लेकिन उसने पीछे से अस्पताल का बिल अदा कर दिया। मैंने पता लगाया तो आंसू आ गए। अगले दिन रुखसाना खुद आ गई। उसका चेहरा पीला था। साना, मैंने गलती कर दी, मैं जल गई थी। जैन मुझे पसंद था, लेकिन वह तुम्हें। मैंने वो फेक मैसेज बनाए। मैंने हैरानी से देखा। तुम्हें पता है क्या हुआ? अब्बू बीमार पड़ गए, घर की इज्जत पर दाग लग गया। रुखसाना रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अब्बू से सब सच बता दूंगी। उसने अब्बू के पास जाकर सब कबूल किया। अब्बू पहले तो चुप रहे, फिर बोले, रुखसाना, तुमने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने सच निकाल दिया। अब्बू ने मुझे बुलाया। साना, मैंने तुम पर शक किया, माफ़ कर दो, लेकिन बेटी, भविष्य में कभी छुपाओ मत। जैन भी आया। अब्बू ने उसे गले लगाया। बेटा, तुमने सच्चाई दिखाई। जैन ने कहा, चाचा, साना बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो आगे चलकर, लेकिन अभी दोनों की पढ़ाई और जॉब पूरी हो। अब्बू ने सिर हिलाया। अम्मी मुस्कुराईं। उस दिन से सब बदल गया। मैंने फिर से ट्यूशन शुरू किया। जैन और मैं अब खुलकर बात करते हैं, लेकिन परिवार के सामने। रुखसाना ने भी बदलाव किया। उसने खुद को सुधारा और अब बच्चों को पढ़ाती है। मैंने सीखा कि अफवाहों से पहले सच जानना ज़रूरी है। परिवार से खुलकर बात करने से कितनी मुश्किलें हल हो जाती हैं। दोस्तों, आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि प्यार या दोस्ती में भी सीमाएं ज़रूरी हैं। अफवाहें और फर्जी सबूत एक पल में सब बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। माँ बाप से अपने दिल की बात शेयर करो, वे समझेंगे। इज्जत खुद बनानी पड़ती है और उसकी रक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़। रोज़गार के लिए सिफारिश कल्चर और काबिलियत की नकादरी हमारे मुआशरे का एक ऐसा दर्दनाक पहलू है जिसे हर पढ़ाई लिखाई नौजवान ने किसी न किसी सूरत में महसूस किया है। आज के दौर में तालीम हासिल करना, डिग्री लेना, स्किल्स सीखना, इंटरव्यूज़ की तैयारी करना और अपने मुस्तकबिल के लिए सपने बुनना एक लंबी और मुश्किल कोशिश होती है। मगर जब नौकरी का वक्त आता है तो अक्सर फ़ैसला मेरिट, मेहनत और काबिलियत पर नहीं, बल्कि सिफारिश, ताल्लुकात, ख़ानदानी असर और रसूख और अंदर की सेटिंग पर होता है। यही वो नुक्ता है जहाँ एक काबिलियतमंद फ़र्द का हौसला टूटना शुरू होता है और मुआशरा धीरे धीरे नाइंसाफ़ी की आदत में ढलने लगता है।
सिफारिश कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यह इंसाफ के बुनियादी उसूल को कमज़ोर कर देता है। जब दो अफराद एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से एक शख्स ज़्यादा तालीम याफ्ता, ज़्यादा तजुर्बा रखने वाला और ज़्यादा मेहनती हो, लेकिन नौकरी उस शख्स को मिल जाए जिसके पास किसी अफसर, सियासतदान, मैनेजर या असर रखने वाले आदमी की पहचान हो, तो फिर सिस्टम पर एतबार ख़त्म होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेहनत का कोई मतलब ही नहीं। जब मेहनत और काबिलियत का सिला न मिले तो इंसान के अंदर मायूसी, गुस्सा और बेबसी पैदा होती है। ये सिर्फ एक फ़र्द का नुकसान नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का नुकसान होता है। काबिलियत की नाकदरी का असर सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल पर पड़ता है। आज का यूथ पहले ही महंगाई, तालीमी दबाव, मुआशी आदम इस्तेहकाम और मुस्तकबिल के खौफ से दोचर है। जब वो देखता है कि डिग्री हासिल करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रही, जबकि कम तैयार या कम अहल अफरद सिफारिश के ज़रिए अच्छी पोजीशन हासिल कर लेते हैं, तो उसका निज़ाम पर भरोसा उठ जाता है। कई लोग फिर या तो मुल्क छोड़ने का सोचते हैं या दिल छोड़कर छोटी मोटी नौकरियों में लग जाते हैं या फिर अपनी असली सलाहियतों को दावा देते हैं। इस तरह हम अपने ही हाथों अपने बेहतरीन दिमागों को ज़ाया कर देते हैं। सिफारिश कल्चर सिर्फ दफ्तर या गवर्नमेंट जॉब्स तक महदूद नहीं रहा। ये प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटर्नशिप्स, प्रमोशंस और हत्ता के रोज़मर्रा के प्रोफेशनल रवैयों तक फैल चुका है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी को एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई की ज़रूरत होती है, लेकिन अपॉइंटमेंट किसी जान पहचान वाले को मिल जाती है। शुरू में यह फ़ैसला आसान लगता है, मगर बाद में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। जो काम एक माहिर और ज़िम्मेदार शख्स बेहतर तरीक़े से कर सकता था, वो कम अहल शख्स की वजह से सुस्ती, गलतियों और नाअहलियत का शिकार हो जाता है। इस तरह सिफारिश का फ़ायदा चंद अफराद को होता है, लेकिन नुकसान इदारों, इकॉनमी और पब्लिक ट्रस्ट को पहुंचता है। इस मसले का एक अखलाकी पहलू भी है। जब बचपन से लोग ये देखते हैं कि सच्चाई, मेहनत और काबिलियत से ज़्यादा सिफारिश का जोर चल रहा है, तो उनकी सोच मुतासिर होती है। वो समझने लगते हैं कि कामयाबी का रास्ता मेहनत से नहीं बल्कि कनेक्शन से गुज़रता है। इससे मुआशरे में कीमतों का मयार तब्दील हो जाता है। लोग इल्म से ज़्यादा ताल्लुकात को अहमियत देने लगते हैं। किरदार से ज़्यादा चपलूसी का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे माहौल में टैलेंट उभर नहीं पाता, खुदारी टिक नहीं पाती और इंसाफ कायम नहीं रह सकता। बहुत से लोग सिफारिश को एक मदद या रेफरेंस का नाम देकर उसे जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। बेशक किसी लायक फ़र्द के लिए अच्छी बात कहना या उसकी रहनुमाई करना गलत नहीं। मसला तब पैदा होता है जब सिफारिश मेरिट को दावा दे, रूल्स को तोड़ दे और किसी नाअहल शख्स को हकदार पर तरजीह दिलवा दे। यानी असल फ़र्क रेफरेंस और सिफारिश में नीयत और नतीजे का है। अगर किसी को सिर्फ इंटरव्यू का फेयर चांस दिलाया जाए तो ये एक प्रोफेशनल सपोर्ट हो सकता है, मगर अगर उसे काबिलियत से हटकर सीट दिलाई जाए तो यह नाइंसाफ़ी है। काबिलियत की नाकदरी मुल्क की तरक्की के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। हर कौम की असल ताकत उसके लायक अफराद, माहिर प्रोफेशनल्स, ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्रिएटिव माइंड्स और मेहनती वर्कर्स होते हैं। जब इन लोगों को उनका हक नहीं मिलता और नाअहल लोग सिफारिश के ज़रिए आगे आते हैं तो इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स में बेहतरीन डॉक्टर्स के बजाय सिफारिशी लोग हों, स्कूल्स में काबिल टीचर्स के बजाय सिफारिशी स्टाफ हो, ऑफिसेज़ में इफ़िशेंट मैनेजर्स के बजाय ताल्लुकात वाले अफरद बैठ जयें, तो फिर सिस्टम का ख़राब होना फितरी बात है। तरक्की सिर्फ इमारतों, रोड्स और प्रोजेक्ट से नहीं होती। असल तरक्की उस वक्त होती है जब सही आदमी सही जगह पर हो। इस कल्चर का एक और दर्दनाक नतीजा सोशल इनइक्वालिटी है। जो लोग आसार और रसूख रखते हैं उनके बच्चों के लिए मौके ज़्यादा आसान हो जाते हैं, जबकि गरीब, मिडिल क्लास या देहाती पसे मंज़र से आने वाले काबिलियतमंद अफरद पीछे रह जाते हैं। इससे मुआशरे में एहसास महरूमी बढ़ता है। लोग समझने लगते हैं कि सिस्टम सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बना है। यह एहसास न सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है बल्कि बाज़ औक़ात जुर्म, बदज़ानी और समाजी इंतशार का सबब भी बन सकता है। इस मसले का हल सिर्फ तनकीद में नहीं बल्कि इस्लाह में है। हमें हायरिंग और प्रमोशन के निज़ाम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। रिटन टेस्ट्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, क्लियर क्राइटेरिया और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को फ़रोग़ देना होगा। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को सख्ती से नफीज़ करें।
साथ ही सोसाइटी को भी अपनी सोच बदलनी होगी। हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि असली इज़्ज़त सिफारिश से नहीं, काबिलियत से मिलती है। घरों, स्कूल्स और ऑफिसेज में फेयरनेस को एक बुनियादी कीमत बनाया जाना चाहिए। जो अफराद डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर हैं, उन पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी कुर्सी को अमानत समझें, एहसान का ज़रिया नहीं। आखिर में यह कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि रोज़गार के लिए सिफारिश कल्चर सिर्फ जॉब मार्केट का मसला नहीं, बल्कि ये इंसाफ, अखलाक, तरक्की और समाजी सेहत का मसला है। जब तक हम कबीलियत की कदर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बेहतरीन अफरद को मायूसी के अंधेरों में धकेलते रहेंगे। हर नौजवान को ये हक मिलना चाहिए कि उसकी पहचान उसकी मेहनत, उसकी सलाहियत और उसके किरदार से हो, न कि उसके रिश्तों और सिफारिश से। एक बेहतर मुआशरा वही होता है जहाँ दरवाजे सब के लिए बराबर खुलते हैं और फैसले इंसाफ की बुनियाद पर होते हैं। हमें ऐसा निज़ाम बनाना होगा जहाँ सिफारिश नहीं, कबीलियत बोले।